नमस्कार प्यारे साथियों, आज हमारा डे 2 है और इसमें भी हम ज़बरदस्त प्रैक्टिस करने वाले हैं। साथियों, मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अगर आप पूरा का पूरा यानी कि 1 घंटे की अगर प्रैक्टिस कर लेते हो तो एग्ज़ाम में तो यहीं से ही डिटो बाय डिटो छपेगा। अगर मैं यहाँ पर मेरा ट्यूशन कराने का कोई मकसद नहीं है, मैं पूरे टॉपिक का ही निचोड़ निकालता हूँ एक क्वेश्चन से, तो उस चीज़ से भी आपको एक नए जोश के साथ में उम्मीद मिलती है कि ये चैप्टर हमारा पूरा हो गया। अगर मान लीजिए कि मैं दिन के अंदर अगर 10 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, 5 क्वेश्चन करवा रहा हूँ, तो मैं 5 टॉपिक भी करवा रहा हूँ। रिवीजन भी यहाँ पर हो रहा है और आपकी जो करने की जो एबिलिटी है वो भी आपकी बढ़ रही है। तो प्यारे साथियों, आज का इस क्वेश्चन में बोल रहा है इफ द लेंथ ऑफ माइनर एक्सेस, है ना, वो क्या है, वो एन इलिप्स इज इक्वल। तो वो क्या है, इक्वल है, किसके इक्वल है, तो इलिप्स की जो 1/4 ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन द फोकी, तो इसके इक्वल है। अब कह रहा है कि द इसेंट्रिसिटी ऑफ द इलिप्स की क्या होगी। देखिए प्यारे साथियों, हिंदी वाले साथ ध्यान दें, यदि दीर्घवृत्त की जो लघु अक्ष है, माइनर जो एक्सेस है, इलिप्स की माइनर एक्सेस, उसकी जो लेंथ है वो आपकी फोकी जो नाभियां है प्यारे साथियों, उनके बीच की जो डिस्टेंस है, बिटवीन जो डिस्टेंस है उसकी क्या है, 1/4 के बराबर है। तो दीर्घवृत्त की उत्केंद्रिता इसेंट्रिसिटी क्या होगी। देखिए प्यारे साथियों, इस क्वेश्चन को करने के पहले मैं आपको पूरा का पूरा इलिप्स पढ़ा देता हूँ, ठीक है। इलिप्स को पढ़ा देने पर आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर पाओगे, एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है प्यारे साथियों। देखिए इलिप्स का जो फॉर्मूला होता है प्यारे साथियों, वो कुछ इस तरीके से होता है, x स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर, है ना, और बराबर होता है प्यारे साथियों y। यहाँ पर जो a और b है, थोड़ा सा इनके अंदर ही इनका मान चेंज हो गया, यानी कि इलिप्स चेंज हो गया प्यारे साथियों। यहाँ पर ये जो फॉर्मूला होता है, मान लीजिए कि a बराबर जो b से a बड़ा भी हो सकता है, जब b से बड़ा नहीं हो a, जब b से बड़ा नहीं हो a, देखिए जब आपका b बड़ा हो प्यारे साथियों, तब आपका फॉर्मूला इस तरीके से होगा। फॉर्मूला तो यही होगा, फॉर्मूला तो प्यारे साथियों यही होगा, लेकिन इस फॉर्मूले में हमने b को बड़ा माना है a से। अब आप इसको समझिएगा, मैं आपको बना के बताता हूँ। जब देखिए आपका जो a बड़ा हो, है ना, x स्क्वायर के जो अपॉन में जो है वो अगर बड़ा है तो इलिप्स कैसा बनेगा। तो प्यारे साथियों, केस नंबर 1 पर इलिप्स कैसा बनेगा और केस नंबर 2 पर आपका इलिप्स कैसा बनेगा। तो प्यारे साथियों, केस नंबर 1 पर जो इलिप्स है, केस नंबर 1 पर जो इलिप्स है प्यारे साथियों, वो आपका कुछ इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से बनेगा, मान लीजिए कि अगर ये मूल बिंदु है प्यारे साथियों, अगर ये मूल बिंदु है तो इलिप्स कुछ इस तरीके से बनेगा। किस तरीके से बनेगा, इस तरीके से बनेगा प्यारे साथियों, ठीक है। इस तरीके से आपका इलिप्स बन जाएगा। देखिए इस तरीके से इलिप्स बनता है, इस तरीके से आपका इलिप्स बन गया है। अगर यहाँ की अगर बात करूँ तो ये इसके शीर्ष होते हैं प्यारे साथियों, और इसके शीर्ष है वो 1,0 होते हैं। इधर हम जानते हैं कि दूसरे कोऑर्डिनेट की बात कर रहा है मूल बिंदु से, तो यहाँ पर जो आपका एक्स एक्सिस है वो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। तो इसके जो निर्देशांक हो जाएंगे प्यारे साथियों, जो कोऑर्डिनेट हो जाएंगे वो माइनस का 1,0 हो जाएगा। देखिए अगर यहाँ की अगर बात करूँ तो यहाँ पर आपको पता है y एक्सिस पर x एक्सिस क्या होगा, x का मान कितना होता है 0, और यहाँ पे 0,b हो जाएगा। और यहाँ पे पता है कि जब फोर्थ कोऑर्डिनेट में जाएंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे y एक्सिस क्या होगी, नेगेटिव। तो जो कोऑर्डिनेट है वो y एक्सिस का क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा प्यारे साथियों। इतनी बात आपके समझ में आई है। देखिए ये क्या है, बेसिकली इसको सिर्फ z मान सकता हूँ, इसको z1 मान सकता हूँ, ठीक है। और अब प्यारे साथियों इसमें ये देखना है कि इसकी नियता भी बढ़ेगी, है ना, इसकी नियता भी बढ़ेगी। तो एक नियता इधर बढ़ेगी और प्यारे साथियों एक नियता आपकी इधर बढ़ जाएगी। इस नियता का जो समीकरण होगा इस तरफ है, तो इसका जो समीकरण हुआ प्यारे साथियों माइनस का a अपॉन में e हो गया। और इसका क्या हो गया प्यारे साथियों, इसका आप बोलोगे जी अक्स बराबर क्या हो गया, a अपॉन में e हो गया, क्योंकि ये पॉजिटिव साइड में है तो साहब जी यहाँ पर प्लस साइन आ गया और यहाँ पे नेगेटिव साइन आ गया, ठीक है। अगर इसको मैं मान लेता हूँ z मान लेता हूँ, और मैं अगर इसको क्या मान लेता हूँ, सारे जेड तो मान लिया, तो इसको अगर m मानता हूं तो प्यारे साथियों इसको क्या मानूंगा, m डेश मानूंगा, m डेश मान लिया। अब देखिए ये केस नंबर 1 था प्यारे साथियों, ये क्या था, केस नंबर 1 था।
ठीक है, ये केस नंबर 1 था प्यारे साथियों। यहाँ पर हमें इसकी क्या देखने को मिलती है, नाभियां देखने को मिलती है, दो नाभियां होती है। अगर मैं परवलय की बात करूं, अगर मैं साहब पैराबोला की बात करूं प्यारे साथियों, तो वहां पर क्या होता है, वहां पर नाभि एक ही होती है, लेकिन यहाँ पर इनमें क्या देखने को मिलता है, दो नाभियां देखने को मिलता है। एक नाभि का जो निर्देशांक होता है प्यारे साथियों वो a,0 होता है, और दूसरे कोऑर्डिनेट में आएंगे तो साहब ये क्या हो जाएगा, माइनस का a,0। ये कब होगा, जब a बड़ा होगा क्या प्यारे साथियों, b से, तब ये साइन बनेगा। अब देखिए जो दूसरा बना रहा हूँ प्यारे साथियों वो यहाँ पर बना रहा हूँ, और बिल्कुल ऐसे ही बनाना है आपको भी। मान लीजिए कि अब कैसे बढ़ेगा, अब ऐसे बढ़ेगा प्यारे साथियों, ठीक है, ये ऐसे बढ़ेगा प्यारे साथियों, ठीक है। अब देखिए जब आपका b बड़ा हो प्यारे साथियों a से, तब आकृति खड़ी बनती है, वरना a बड़ा हो प्यारे साथियों ये आपका ऐसे आड़ा बनता है। अब देखिए यहाँ पर पहली बात तो यहाँ पर आपकी क्या हो जाएगी, यहाँ पर आपकी प्यारे साथियों नाभियां हो जाएगी, जिसको हम बोलेंगे 0, देखिए अक्सर y एक्सिस पर अक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है प्यारे साथियों 0, तो ये 0, be हो जाएगी, ठीक है। और ये क्या हो जाएगी प्यारे साथियों 0, माइनस का be हो जाएगी। अगर मैं इनकी बात करता हूँ प्यारे साथियों, तो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा 0, क्या देखने को मिलेगा प्यारे साथियों, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा, आप बोलेंगे जी 0, b देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलेगा 0, उससे कंपैरिजन करते जाओ, उससे कंपैरिजन करते जाओ, यहाँ पे माइनस का b देखने को मिलेगा। प्यारे साथियों यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, आप बोलोगे जी यहाँ पर आपको 1, 0 देखने को मिलेगा, और प्यारे साथियों यहाँ पर आप बोलोगे जी माइनस का 1, 0 देखने को मिलेगा। अब प्यारे साथियों एक बात है, ये हमारा क्या है प्यारे साथियों, मूल बिंदु है, क्या है हमारा ओरिजिन है, क्या है ओरिजिन है प्यारे साथियों। केस नंबर 2 भी मैंने बता दिया है, केस नंबर मैंने क्या कर दिया है प्यारे साथियों 2 भी मैंने बता दिया है। देखिए इसकी जो नियता होगी वो किधर होगी, इधर होगी, किधर होगी, इधर होगी, और इसकी नियता किधर होगी भाई साहब, इसकी नियता इधर होगी। ये जो नियता है इसका जो समीकरण होगा, अक्ष के जो पैरेलल लाइन होती है उसका समीकरण क्या होता है प्यारे साथियों y बराबर, और y बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों माइनस का b, e हो जाएगा, माइनस का b, e हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, आप बोलोगे जी यहाँ पर y बराबर पॉजिटिव डायरेक्शन में है, इसलिए b में e हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। ये आपको मैंने इलिप्स के बारे में बता दिया है। पहली बात तो आप बोलेंगे जी इनका उपयोग कहाँ पे किया जाता है, देखिए इनका उपयोग आप देखोगे कि आपका जो टेलीविजन की जो छतरी है ना प्यारे साथियों, जो छतरी है उसका जो किरणें आती है, आपको पता है सैटेलाइट पर भेजे जाते हैं मैसेज, उसके बाद में आउटपुट मिलता है सैटेलाइट से, वो आपकी यहाँ पर इन्हीं फोकियों पर, इन्हीं नाभियों पर क्या किए जाते हैं, छतरी पर आपके क्या किए जाते हैं, केंद्र किए जाते हैं उन संदेशों को, उसके बाद में उनको इनपुट में बदला जाता है, और फिर हमारे पास में वीडियो प्राप्त होता है। तो इन्हीं का, इन आकृतियों का बड़ा रोल है, इसलिए ही तो हम इनको मैथ में पढ़ते हैं प्यारे साथियों। अब देखिए ये आपको समझ में आ गया केस नंबर 1, केस नंबर 2। देखिए अब मैं यहाँ पर आपको कम शब्दों में ज्यादा लिखाना चाहता हूँ, कम शब्दों में क्या करना चाहता हूँ प्यारे साथियों, में ज्यादा लिखाना चाहता हूँ। इनको इलिप्स बोला जाता है इंग्लिश के अंदर प्यारे साथियों, मैंने आपको समझा दिया है। देखिए जब मैं बताता हूँ यहाँ पर मैं कुछ चीजें लिखा रहा हूँ, जैसे मैं आपको पूछूं कि दीर्घ अक्ष क्या होगा, दीर्घ अक्ष क्या होगा, दीर्घ अक्ष प्यारे साथियों दीर्घ अक्ष क्या होगा, यहाँ पर आप ऐसे डाल सकते हो कि यहाँ पर मैं a बड़ा कर रहा हूँ b से, और यहाँ पे b बड़ा कर रहा हूँ प्यारे साथियों a से, तो इनमें इनका मान अलग अलग हो जाता है। देखिए प्यारे साथियों जब इस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो बिल्कुल 0 से हीरो बना दूंगा, और जो संख्य परिच्छेद का जो आपका टॉपिक का जो डर है वो बिल्कुल गायब कर दूंगा। देखिए जो दीर्घ अक्ष होता है ना प्यारे साथियों, जो दीर्घ अक्ष होता है उसको बोलते हैं आपकी अधिक लंबाई वाला, यहाँ पे माइनर है तो उसका उल्टा होता है, ठीक है। तो दीर्घ अक्ष हमेशा क्या होता है, जिस पर आपका जो लेंथ है प्यारे साथियों, जिस नाभि से गुजरने वाली जीवा को ही क्या कहते हैं प्यारे साथियों, नाभियों से गुजरने वाली जीवा को ही क्या कहते हैं, दीर्घ अक्ष कहते हैं। तो यहाँ पर ये नाभियां हैं प्यारे साथियों, ये क्या है आपकी, ये नाभियां है प्यारे साथियों, ये क्या है नाभियां, क्या है प्यारे साथियों, नाभियां है, इनको बोला जाता है नाभियां। तो नाभियों से होकर गुजरने वाली जीवा को ही हम क्या कहते हैं प्यारे साथियों, दीर्घ अक्ष कहते हैं। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि ये A है, ये B है, तो दीर्घ अक्ष क्या हुआ प्यारे साथियों,
दीर्घ आपका जेड और जेड डेश के बीच की दूरी तो दीर्घ अक्ष है, ये दोनों मिलाकर इसको बोला जाता है दीर्घ अक्ष प्यारे साथियों। तो ये इसके लिए कितनी हो गई, आप बोलेंगे Z2a हो गई। अब देखो इसकी नाभियां इधर कर दी, लेकिन ये जो आपको डिस्टेंस है यही तो पता करनी है कि ये डिस्टेंस कितनी है। तो ये डिस्टेंस आप देखेंगे कि तो यहाँ पर b है, यहाँ पर b है। आप इनका जब दूरी निकालेंगे, अगर मैं इसको z मानता हूँ और इसको z डैश मानता हूँ प्यारे साथियों, तो इसकी जो दूरी आती है वो क्या आती है, 2b आती है, 2b आती है प्यारे साथियों। अब हम लिखते हैं यहाँ पे लघु अक्ष, क्या लिखते हैं, लघु अक्ष प्यारे साथियों। लघु अक्ष का मतलब क्या है प्यारे साथियों, लघु अक्ष का मतलब होता है माइनर एक्सेस, क्या, माइनर एक्सेस। तो इसके लिए लघु अक्ष क्या हो गया, जो नाभियों से गुजरने वाली जीवा के समकोण पर आती है, समकोण पर काटती है प्यारे साथियों, उसको बोलते हैं आपकी लघु अक्ष। तो इसके नाभियों से गुजरने वाली जीवा ये थी, इसके समकोण में जीवा ये आपकी, इसके समकोण में रेखा ये है, तो इसकी जो लेंथ होगी प्यारे साथियों, इसकी लेंथ क्या है, इसकी m मान लो, इसकी क्या मान लो, सॉरी यहाँ पर मैं m तो मान ही दिया, तो इसको p मान लो प्यारे साथियों, इसको क्या मान लो, p डैश मान लो। तो p और p डैश के बीच में b और माइनस p के बीच में कितनी होगी प्यारे साथियों, 2b हो गई। इसी तरीके से इसका उल्टा, इसकी लघु अक्ष क्या हो गई, 2a हो गई। देखिए अब इनके बीच में हम देखते हैं नाभियों के बीच में दूरी, फोकी की डिस्टेंस प्यारे साथियों। तो नाभीय जो दूरी होती है ना, नाभीय दूरी प्यारे साथियों, जो नाभीय दूरी होगी वो इसके लिए क्या होगी, नाभियों के बीच की दूरी। तो इसके लिए आप कहेंगे जी, इसके लिए AE और AE 2AE कितनी हो गई प्यारे साथियों, 2AE। और इसके लिए नाभियों के बीच की जो दूरी होगी प्यारे साथियों, यहाँ से लेकर यहाँ तक, अगर इसको Q मान ले और इसको Q डैश मान ले, Q और Q डैश मान ले, Q और Q डैश मान ले, तो प्यारे साथियों इनके जो बीच की इसकी जो दूरी है वो BE और माइनस का B यानी कि 2BE, ठीक है, 2BE। अब समझना प्यारे साथियों, 2BE। अब पूछता है प्यारे साथियों नाभिलंब की लंबाई, क्या पूछता है प्यारे साथियों, नाभिलंब की लंबाई, नाभिलंब की लंबाई पूछता है प्यारे साथियों, नाभिलंब की लंबाई पूछता है। तो नाभिलंब की लंबाई, नाभि से गुजरने वाला लंब प्यारे साथियों, उसकी आपको क्या पूछ रहे हैं, लंबाई पूछ रहे हैं। नाभिलंब की लंबाई 2b स्क्वायर, इसके लिए कितनी होगी, 2b स्क्वायर अपॉन में a होगी। और प्यारे साथियों इसके लिए कितनी होगी, इसके लिए आपकी हो जाएगी 2a स्क्वायर अपॉन में b प्यारे साथियों, ठीक है। अब और कुछ बच गया क्या, बिल्कुल बच गया प्यारे साथियों, बिल्कुल बच गया। नियताओं के बीच की दूरी, देखिए ये नियता इसके लिए, ये नियता इसके लिए, इसको m माना, इसको m माना, इसको भी m मान लो और इसको m डैश मान लो, है ना, इसको क्या मान लो, आपका m डैश मान लो, m डैश। देखिए इसकी तो हमने लिख दी थी y बराबर, और इसकी भी लिख लो y बराबर है माइनस का b अपॉन e हो गया। तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया ना प्यारे साथियों, लिख ही दिया ना, दो बार लिखवा रहे हो। तो देखिए ना, जो आपकी ना नियता है प्यारे साथियों, इनको बोला जाता है नियता प्यारे साथियों। तो नियताओं के बीच की दूरी, नियताओं के बीच दूरी क्या होगी, तो देखिए ये AE है, ये माइनस का AE, तो बोलेंगे 2AE। और इसके लिए क्या हो जाएगा, ये BE है प्यारे साथियों, ये माइनस का BE है, यानी कि 2BE B अपॉन में E हो जाएगा। एक और अच्छा क्वेश्चन बन सकता है प्यारे साथियों, वो पूछता है आपको, उसमें पूछा जाता है A, B और E में रिलेशन पूछा जाता है, रिलेशन। तो प्यारे साथियों इसके लिए जो रिलेशन होगा वो a स्क्वायर इंटू 1 माइनस b स्क्वायर होगा, और इसके लिए a स्क्वायर बराबर b स्क्वायर प्यारे साथियों 1 माइनस का e स्क्वायर हो जाएगा। तो ये रिलेशन भी आपको प्यारे साथियों क्या करना है, याद कर लेना है। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रहा हूँ प्यारे साथियों, ये आपको क्या कर लेना है, याद कर लेना है। अब देखिए, अब हम चलते हैं हमारे टॉपिक पर। हमारा क्वेश्चन क्या था, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे बिल्कुल कि इसके लिए नाभिलंब क्या होगी। तो अब मैं इसको क्या कर रहा हूँ, एक बार इसको मैं मिटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ से ही मिटा दूँ तो इसमें दिक्कत ही नहीं होगी, ये आप उतार भी लोगे। तो मैंने यहाँ पर ही मिटा दिया। देखिए जब हमारे पास में क्वेश्चन नहीं बता रही, जब हमारे पास में क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा होगा कि a बड़ा है कि b, a बड़ा है भैया या b बड़ा है भैया, हमें हमेशा a को ही बड़ा मानना है, ठीक है। क्वेश्चन में अगर कुछ नहीं कहता है a और b में कौन बड़ा है, तो हमें a को ही बड़ा मानना है।
है। लिख लीजिए नोट, लिख लीजिए नोट, लिख लीजिए। क्वेश्चन में पर्सन में नहीं कहता है कि ए बड़ा है या बी, ए बड़ा है या बी, तो हमेशा ए को बड़ा मानेंगे, ए को बड़ा मानेंगे, ठीक है। ए को क्या मानेंगे प्यारे साथियों, ए को बड़ा मानेंगे, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन को करते हैं। इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि दीर्घवृत्त की लघु अक्ष, देखिए दीर्घवृत्त इसको बड़ा मानेंगे तो इसके लिए लघु अक्ष क्या हो जाएगा, इसके लिए लघु अक्ष देखो 2b, तो दीर्घ अक्ष के जो लिए लघु अक्ष यानी कि माइनस x से क्या करता है 2b है, और लंबाइयां अक्ष की लंबाई नाभियों के बीच की दूरी का क्या लंबाई, इसकी जो लंबाई है वो नाभियों के बीच की दूरी, नाभियों के बीच की दूरी क्या होगी प्यारे साथियों 2a, क्या होगी इसके लिए नाभियों के बीच की दूरी 2a प्यारे साथियों, क्या हो गई 2a हो गई ना। अब देखिए 2a हो गई। अब पूछ रहा है कि दूरी की 1/4 है, यानी कि इसकी दूरी की 1/4 है, तो आपको दीर्घवृत्त की उत्केंद्रता बतानी है। तो प्यारे साथियों इसके लिए लिखना जो उत्केंद्रता होती है वो 1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर होती है, और इसके लिए क्या होती है प्यारे साथियों उत्केंद्रता √1 माइनस का a स्क्वायर अपॉन में b स्क्वायर होती है। कभी कभी क्या होता है कि पढ़ाते वक्त कोई टॉपिक छूट जाता है, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है और छूट जाता है, इसलिए हम भी क्या करते हैं पूरी कोशिश करते हैं कि आप तक पूरी की पूरी चीजें डिलीवर कराई जाए। यहाँ पर आप देख पा रहे हो प्यारे साथियों, इसको लिख सकते हैं कि 1 माइनस का लघु अक्ष, प्यारे साथियों लघु अक्ष का क्या कर सकते हैं स्क्वायर कर दो, अपॉन में क्या कर दो दीर्घ अक्ष का क्या कर दो बेटा, दीर्घ अक्ष का स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये ही कॉन्सेप्ट यहाँ है, क्योंकि इसके लिए ये क्या हो गया लघु अक्ष हो गया प्यारे साथियों, क्या हो गया लघु अक्ष हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कहने का मतलब है कि आप क्या करो, इसकी उत्केंद्रता प्यारे साथियों ये होती है, इसके लिए उत्केंद्रता क्या होती है ये होती है, बस यही करना था, 2 से 2 को काटना था, इधर b है तो b अपॉन में a बराबर e अपॉन में 4 होता है। देखिए अगर मैं इसको बताऊं मेरे को उत्केंद्रता निकालनी है इसकी, तो इसकी उत्केंद्रता क्या होती है प्यारे साथियों हैं, इसको इधर भेज दो तो 4b अपॉन में a बराबर e हो गया प्यारे साथियों। इसकी जो उत्केंद्रता होती है आप बोलेंगे जी इसकी उत्केंद्रता तो ये होती है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कितनी √1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। देखिए दोनों ओर स्क्वायर कर दूंगा, दोनों ओर स्क्वायर कर दूंगा तो उधर 16b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर हो गया, और इधर क्या हो गया 1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर हो गया है प्यारे साथियों, ठीक है। अब देखिए इधर में इसको इधर लेके आ रहा हूँ प्यारे साथियों, तो आप बोलेंगे जी 16 ये हो गया 17 b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आप समझिए इस चीज को, यहाँ पर बेसिकली वो क्या कहना चाह रहा है, तो ये चीज आपके समझ में आई होगी कि 4b अपॉन में बराबर क्या होगी प्यारे साथियों e हो गई, और क्या पूछ रहा है इसकी उत्केंद्रता ही पूछ रहा है। अब देखिए हम यहाँ पे अगर इसकी उत्केंद्रता निकालते हैं तो हमें भी पता है कि इसकी उत्केंद्रता क्या होती है √1 माइनस का b स्क्वायर अपॉन में a स्क्वायर। देखिए अगर मैं यहाँ पर b स्क्वायर अगर मैं इसको इधर ले लेता हूँ तो e/4 हुई। अब प्यारे साथियों देखो b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर बराबर यहाँ पे करूँगा तो e स्क्वायर अपॉन में 16 हो जाएगी, ये वैल्यू मैं यहाँ पर डबा देता हूँ और बराबर उत्केंद्रता है, तो प्यारे साथियों ये 1 माइनस का e स्क्वायर अपॉन में 16 बराबर क्या हो गया आपका e हो गया। देखिए इधर रूट है इधर e है, दोनों ओर स्क्वायर करेंगे तो 1 माइनस का e स्क्वायर अपॉन में 16 बराबर प्यारे साथियों e स्क्वायर हो गया। इधर लेके जाऊंगा तो 1 बराबर 1 बराबर ये क्या हो जाएगा 17 e स्क्वायर अपॉन में 16। हमें किसकी निकालनी है, हमें e की वैल्यू निकालनी है, तो e स्क्वायर बराबर 16/17 आ गया प्यारे साथियों। इसका मतलब e बराबर क्या हो गया 4/√17 प्यारे साथियों, 4 बराबर क्या हो गया
रूट 17 कौन से ऑप्शन में है प्यारे साथियों? 4/√17 ऑप्शन ए में है। ठीक है, आपके समझ में आया होगा कि पूरा पैरामीटर कैसे निकाला जाता है। तो ये कोई बड़ा भारी बात नहीं है। देखिए इलिप्स के अंदर आपको इतना ही याद रखना है, बाकी और भी क्वेश्चन कराऊं उसको भी समझना है, क्योंकि एक क्वेश्चन के अंदर मैं पूरा चैप्टर संभाल लेता हूँ, इसलिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है ना। यहाँ पर आने के बाद में आपको देखना पड़ता है कि कैसे क्या करना पड़ता है। जैसे मैंने थोड़ा सा यहाँ पर मैं थोड़ा सा गलत कर दिया था, क्योंकि मैं इधर ई की वैल्यू मैंने इधर आपकी ई की वैल्यू निकाली, जबकि ई की तो वैल्यू मुझे निकालनी थी कर सकते, इसलिए थोड़ा सा उस जगह सोचना चाहिए जहाँ पे हम कर रहे हैं, क्योंकि हम कर तो सही रहे हैं लेकिन आगे क्या होगा उस पर हमें भरोसा करना चाहिए और उस डायरेक्शन में ही करना चाहिए। क्वेश्चन की हर एक डायरेक्शन में क्वेश्चन नहीं हो सकता ना, एक डायरेक्शन में होगा। तो बस अब चलते हैं पैसा की नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दो नंबर का जो क्वेश्चन है वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। देखिए मैं एक चैप्टर से उस पूरे चैप्टर को पूरा कर देता हूँ। अब जैसे ये किसी भी चीज का क्वेश्चन होगा, मैं इस चीज का जड़ से खत्म कर दूंगा अगर आगे क्वेश्चन आएगा। देखिए प्यारे साथियों, इफ दैट डोमेन का मतलब होता है प्रांत। अगर डोमेन प्रांत ऑफ का फंक्शन का, इस फंक्शन का जो प्रांत है वो इसके अंदर आ रहा है प्यारे साथियों, इसमें याद करना है छोटे ब्रैकेट है। कैसे हैं? छोटे ब्रैकेट जिनमें ए और बी शामिल नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? ए और बी शामिल नहीं है, देन इसकी वैल्यू में निकालिए प्यारे साथियों। बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। इस जबरदस्त क्वेश्चन से पहले मैं आपको ये थोड़ा सा ये समझा देता हूँ। देखिए अगर आपके पास में a, b है ना, तो इसका मतलब क्या है? a भी शामिल है, a भी क्या है? शामिल है, और बी भी आपका क्या है? शामिल है। बी भी क्या है? शामिल है, और दोनों के बीच रियल नंबर भी इसमें क्या है? शामिल है। तो ठीक है, इनके बीच का तो इसमें शामिल है ही प्यारे साथियों, ए भी शामिल है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर a, b कर देता हूँ प्यारे साथियों, इसका मतलब बी शामिल है, ए शामिल नहीं है। शामिल क्या है? नहीं है, शामिल नहीं है, ये शामिल है प्यारे साथियों। ये क्या है? शामिल है। अब देखिए a शामिल नहीं है, b शामिल है, इनके बीच में तो हमेशा जो रियल नंबर है वो शामिल होगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर a और b लिख देता हूँ, इसका मतलब न a शामिल है न b शामिल है, इनके बीच की जो रियल नंबर है वो इसमें शामिल है। ठीक है, ये आप समझ गए होंगे प्यारे साथियों। कभी कभी इस ब्रैकेट को वो इस तरीके से लिख देता है, तब इसमें शामिल नहीं होगा, याद रखना, तब शामिल नहीं होगा। तो शायद ब्रैकेट वाले में जिसमें आपको 1 घंटा लगता है वो मैंने 1 मिनट में बता दिया है। इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं है, बस इसका मतलब शामिल है, इसका मतलब शामिल नहीं है, इसका मतलब भी शामिल नहीं है, बीच वाला है। ठीक है, अब देखिए हम मेन टॉपिक पर आते हैं प्यारे साथियों। देखिए अगर मैं आपको सीधी सी बात कहूँ कि आप बताइए इस फंक्शन का आप डोमेन बताइए, तो आप उसका फंक्शन का डोमेन बता देंगे, है ना। लेकिन जब 2 फंक्शन, 3 फंक्शन, 4 फंक्शन जब मिल के आते हैं, घुस के आते हैं, तब उनका डोमेन कैसे निकाला जाता है? सबसे पहले तो अगर मैं आपको बताऊं, अगर रूट के अंदर प्यारे साथियों, रूट के अंदर कोई एफएक्स हो तो उसका जो डोमेन होगा ना, डोमेन किस रेंज में होगा, तो उसका डोमेन किस रेंज में होगा, तो प्यारे साथियों एफएक्स को हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल 0 मान लिया जाता है। तो इसके डोमेन के लिए अगर मैं इसी को प्यारे साथियों रूट एफएक्स यानी कि नीचे ले जाकर रखूंगा, तो नीचे कभी 0 नहीं हो सकता, जीरो है ना, नीचे हमेशा 0 नहीं हो सकता, इसलिए आपका एफएक्स क्या हो जाएगा? आपका एफएक्स इस रेंज में ही आपको लेना पड़ेगा डोमेन के लिए। अगर प्यारे साथियों लोग की अगर बात करता हूँ, लोग ये एफएक्स की अगर बात करता हूँ, तो प्यारे साथियों लोग के अंदर नेगेटिव नहीं आ सकता, इसलिए एफएक्स को यहाँ पर आपको पॉजिटिव ही लेना होगा। ठीक है, ये तीनों चीजों आप समझाएंगे तो बहुत आपके लिए बेनिफिट होगा। अगर मैं नीचे अगर एफएक्स भी लिखता हूँ, तो प्यारे साथियों एफएक्स है वो आपका ग्रेटर देन 0 ही होना चाहिए, आपका क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए। इसके लिए आपका एफएक्स ग्रेटर देन भी चल सकता है और एफएक्स क्या हो सकता है? लेस देन भी चल सकता है। ठीक है, इसके डोमेन के लिए कुछ भी चल सकता है, शर्त यह है कि एफएक्स नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। इसके लिए आपका ये पैटर्न बनता है प्यारे साथियों। अब देखिए इसको पूरे को समझते हैं, ये आपको आना चाहिए, इसी से ये क्वेश्चन भी होगा।
अब देखिए इसको आगे हम सोल्व करते हैं। तो इसको आगे सोल्व करने का मतलब है क्या साथियों, देखिए जब भी आपके पास में दो फंक्शन आए, जब भी दो फंक्शन आए, एक fx आए और एक gx आए, तो इसका कुछ डोमेन होगा जिसको हम d1 मानते हैं और इसका अलग एक डोमेन होगा, इनको d2 मानते हैं। लेकिन जब दो फंक्शन कंबाइन होकर आते हैं, जोड़ या घटाव के रूप में आते हैं, तो जो उनका होता है प्यारे साथियों, जो उनका डोमेन होता है, उनका जो सिंगल डोमेन होता है वो क्या होता है, d1 का और डोमेन d2 का क्या ले लिया जाता है, कॉमन पार्ट ले लिया जाता है और वही उनका डोमेन होता है। अगर यहीं पे अगर मैं कहता ये मल्टीप्लाई में होकर आते हैं तब भी यही चीज क्या होती है साथियों, फॉलो होती। लेकिन अगर मैं कहता कि दो फंक्शन, एक fx है एक gx है, अगर भाग के रूप में आते हैं तो देखिए इसका d1 है और इसका डोमेन d2 है, तो अब भी क्या होगा, आपका इंटरसेक्शन होगा। क्या होगा, इंटरसेक्शन। लेकिन gx कभी जीरो नहीं हो सकता, बटे वाली संख्या जीरो नहीं हो सकती, ठीक है, बट्टा वाली संख्या कभी जीरो नहीं हो सकती, यानी कि घटाना पड़ेगा जहाँ पे gx क्या आ जाए, जीरो आ जाए, ठीक है। तो वो घटा दे जहाँ पे gx क्या करे, जीरो वैल्यू देता है। देखिए प्यारे साथियों, क्यों नीचे जीरो नहीं ले सकते, 1/जीरो क्यों नहीं ले सकते। देखिए आपको मैं बोलूँ कि 5 बट्टा, मैं आपको बोलूँ कि 4/2, देखिए यहाँ पे अगर मैं कहूँ कि आपको बताऊँ कि 4/2, आपने इसका आंसर 2 लाया, कैसे लाया, तो आप बोलेंगे जी मैं नीचे वाली संख्या को किस चीज से मल्टीप्लाई करूं कि 4 आ जाए, तो आप बोलेंगे जी 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 4 आ जाएंगे, इसलिए इसका आंसर 2 हो गया। लेकिन मैं आपको अगर ऐसे कहूं इसका आंसर बताओ, तो आप नीचे वाली संख्या से किस चीज से मल्टीप्लाई करोगे कि 4 आ जाएंगे, नीचे तो जीरो है, कदापि नहीं हो सकता कि जीरो को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करो और आपको एक पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर मिल जाए, हो ही नहीं सकता। जीरो को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर प्यारे साथियों क्या आता है, जीरो आता है, इसलिए पॉसिबल नहीं है, यानी इसको बोलते हैं अनिर्धारित रूप प्यारे साथियों, तो यहाँ पर ये पॉसिबल नहीं है। तो ये 3 प्रॉपर्टियां थी, वो भी आपके लिए क्या थी, इंपॉर्टेंट हो जाती है। अब देखिए हम क्वेश्चन पर आते हैं प्यारे साथियों, ये प्रॉपर्टी में रहने देता हूँ क्योंकि ये क्वेश्चन में लगेगा। आपको पता चल गया होगा कि यहाँ पर एक फंक्शन अलग है, यहाँ पर आपका एक फंक्शन अलग है, दोनों जोड़ के रूप में आ रहे हैं, इसलिए d1 का इंटरसेक्ट, d1 का डोमेन निकालेंगे और d2 का डोमेन निकालेंगे। अच्छा, मैं अगर कहूँ कि d1 का डोमेन क्या है, तो प्यारे साथियों अभी मैंने कहा था कि नीचे होगा, नीचे होगा, तो fx का, ये fx है, तो 10 प्लस का 3x माइनस का स्क्वायर, ये जीरो तो हो नहीं सकता, जीरो से बड़ा होना चाहिए। और मैं प्यारे साथियों अगर इसका डोमेन d2 मान लो, अगर इसको fx मान लो, अगर इसको gx मान लो, देखिए यहाँ पर कैपिटल fx कर लो, यहाँ पर आप क्या कर लो, कैपिटल fx कर लो, ठीक है। तो d2 का क्या होगा, x प्लस का mod x ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि नीचे जीरो शामिल नहीं हो सकता और आपका रूट के अंदर है तो पॉजिटिव ही होगा, ठीक है। तो ये चीज होगी। अब देखिए इसका डोमेन निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, x स्क्वायर को उधर भेजूंगा तो x स्क्वायर माइनस का 3x और प्यारे साथियों ये माइनस का 10 और ये साइन आ जाएगा। और यहाँ से अगर मैं इसके मूल निकालता हूँ तो प्यारे साथियों आप बोलेंगे जी इसके मूल क्या जाएंगे, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 2x माइनस का 10। आप सब जानते हैं यार, ये चीजें समझाने के लिए नहीं हूँ मैं, एक्स्ट्रा चीजें समझाने के लिए आया हूँ। ये चीजें पहले 5वीं 4वीं क्लास की होती है ना। तो x स्क्वायर माइनस का, अब इनमें अब इनमें आपको कॉमन ले लो, तो कॉमन लेने पर x माइनस का 5 और इनमें भी आप कॉमन ले लो 2 को, तो x माइनस का 5 और ये ग्रेटर देन, यानी कि यहाँ पर हो जाएगा एक तो x प्लस का 2 बनेगा, एक x माइनस का 5 बनेगा। तो जो इसके जो डोमेन आएगी उसकी रेंज क्या आएगी प्यारे साथियों, आप बोलेंगे जी इसकी डोमेन की रेंज क्या जाएगी, -2 से 5, ठीक है प्यारे साथियों। इसके डोमेन की रेंज आ गई -2 से 5। अब प्यारे साथियों इसका देखिए, अब इसका डोमेन आप सब जानते हैं कि x में x प्लस का मॉडल जुड़ रहा है और ये 0 से आना चाहिए, तो इसकी मिनिमम जो रेंज आती है वो क्या आ सकती है, 0 आ सकती है मिनिमम रेंज। और आगे क्या आ सकती है प्यारे साथियों, आगे आपकी इसकी रेंज क्या आ सकती है, आप बोलेंगे जी इन्फिनिटी आ सकती है, ठीक है। क्यों, क्योंकि अगर मान लीजिए कि 0 तो आ ही नहीं सकती और नेगेटिव इसकी आ नहीं सकती है ना। अगर -1 रखते हो तो -1 रखोगे
और माइनस एक रखोगे तो माइनस एक दे देगा, ये प्लस एक दे देगा, तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या आएगी, 0 आएगी। लेकिन शामिल नहीं करना है क्योंकि हमने पहले ही ये साइन लगा दिया था। उसके बाद में इसकी और वैल्यू अगर आप मान लो कि आप 1000 डालते हो तो 1000 प्लस 1000 आपका 2000 हो जाता है। ऐसे आप इन्फिनिटी डालोगे तो इन्फिनिटी तक चला जाएगा। लेकिन हमें क्या करना है, इसमें देखिए ये शामिल नहीं है, हमें अब क्या करना है, इनको लाइन पर ड्रॉ करना है, नंबर लाइन पर ड्रॉ करना है। तो नंबर लाइन ये मान लो इसके मूल बिंदु है 0, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये क्या आ गया, इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, ये इन्फिनिटी आ गया, ये माइनस का 1 है प्यार साथियों, माइनस का 2, ये माइनस का 3 है, ऐसे ही क्या आ गया, माइनस का इन्फिनिटी आ गया, ये एक्स डेज आ गया प्यार साथियों, ये अक्स आ गया। और इसको अगर कहेंगे y और y डेज। देखिए इसको नंबर लाइन पर जब ड्रॉ करते हैं तो इसमें क्या है, -2 से चल रहा है तो यहाँ से चलेगा कहाँ तक, +5 तक। +5 कहाँ पे आएगा प्यारे साथियों, 4 और 5 यहाँ पर आ गया। ठीक है, लेकिन देखिए अगर ये शामिल नहीं है ना, ये शामिल नहीं है, इनके बीच की संख्या ही शामिल है, तो हम इसको खोखला छोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं, इसको खोखला छोड़ देते हैं, इसको भरते नहीं है। अगर मान लीजिए कि अगर ऐसे रहता, शामिल रहता, तो फिर हम क्या करते, शामिल रहता प्यारे साथियों, शामिल रहता ना, तो हम फिर यहाँ पर इसको पूरा कर देते, फिर इसमें ये भी शामिल होते। और इसका क्या मान लो, ये कहाँ से कहाँ तक जा रहा है, तो प्यारे साथियों ये 0 से, यानी कि यहाँ से जा रहा है कहाँ तक, इन्फिनिटी तक जा रहा है। मान लीजिए कि यहाँ पर इन्फिनिटी आ गया, इन्फिनिटी तक जा रहा है। क्या 0 शामिल होगा, नहीं होगा। क्या इन्फिनिटी शामिल होगा, नहीं होगा। तो प्यारे साथियों हम कह सकते हैं कि इनका जो कॉमन जो आएगा, देखिए इसके अंदर भी 0 आ रहा है और इसके अंदर भी 0 आ रहा है, तो कॉमन जो पार्ट आएगा वो 0 से क्या जाएगा, 5 तक चलेगा। 5 तक ये क्या आएगा प्यारे साथियों, कॉमन आएगा। दोनों के अंदर कॉमन क्या आएगा, 5 तक आएगा। कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेकर 5 तक। जो D1 इंटरसेक्शन जो D2 हुआ ना, वो प्यारे साथियों आपका 0,5 तक आ गया। तो यहाँ पर अगर कहें कि इसका जो हमें दे रखा था फाइनली, इसका जो डोमेन दे रखा था वो a,b था, जिसमें a क्या है आपका 0 और b क्या है 5 क्या है आपका b। अब प्यारे साथियों a तो हमारा 0 आ गया, b क्या आ गया 5 आ गया, तो इस फॉर्मूले में अगर हम रखते हैं तो 1 प्लस का 0, क्यों, क्योंकि a का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर करोगे 0 प्लस का b क्या है साथियों 5, तो 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25, तो 1 प्लस का 25 आपका हो गया साथियों 26, जो राइट ऑप्शन आपको ए में दिख रहा होगा। इससे भी कहता हूं कि अगर आपको जब दो फंक्शन जोड़ के अंदर दे रखे हैं तो उनका कॉमन निकाला जाता है, कॉमन डोमेन निकाला जाता है, और कॉमन डोमेन के बाद में हमें आंसर देना पड़ता है। ठीक है, थोड़ी सी गलती यहाँ पर कुछ अलग कर देते हैं। भाग वाले में याद रखना, भाग वाले में नीचे वाले को क्या नहीं मानते, 0 नहीं लेते हैं। ठीक है, 0 नहीं लेते हैं, ये एक अच्छा क्वेश्चन था। देखिए नीचे का मोड था, इसलिए हमने इन दोनों को क्या किया, ग्रेटर लिया है। तो बहुत शानदार ये टॉपिक था, मैंने डोमेन का पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है, डोमेन का मैंने पूरा चैप्टर पढ़ा दिया है। इसमें मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन भी जबरदस्त है और ये हमने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री से लिया है। देखिए मैं भले ही आपको थोड़ा सा लेवल अप करके पढ़ा रहा हूँ, लेकिन आप यकीन मानना यही कॉन्सेप्ट एग्जाम में छपेंगे, यही कॉन्सेप्ट छपेंगे। और मैं आपको 1 घंटा बढ़ाता हूँ डेली, इसलिए मैं उसके अंदर आपको बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्शन नहीं करना चाहता, बिल्कुल आपसे मैं वो बातें नहीं करना चाहता जिससे आपका समय बर्बाद। इसलिए मेन टॉपिक है हमारा ट्यूशन करना। तो क्या साथियों इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि अगर y हमारा ये दे रखा है, ये चीज़ आपको दे रखी है, देन आपको पूछ रहा है इस चीज की वैल्यू, और ये चीज किसके इक्वल होगी। साथियों मैंने आपको एक बात कहा है कि जो दे रखा है उसको पहले सोल्व कर लो, जो पूछेगा वो अपने आप सोल्व हो जाएगा, जो दे रखा है उसको सोल्व कर लो। तो दे क्या रखा है साथियों, y बराबर cos π/3 प्लस का cos इनवर्स x/2। देखिए अगर आप थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाते हो तो आप सोचोगे यार इसमें कोस नहीं है, यानी कि इस चीज में अगर ऐसा क्या बनाऊं कि कोस गायब हो जाए, तो आप देखेंगे जी यार मैं है ना इसको थोड़ा सा मैं इसमें कॉम्प्रोमाइज कर सकता हूं। इसको क्या लिख सकता हूं मैं, कोस इनवर्स, इसको लिख सकता हूं ना कोस इनवर्स। देखिए अगर मैं आपको कहूं कि कोस x बराबर अगर π/3 है तो कोस इनवर्स π/3 बराबर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, x हो जाएगा। अब देखिए इसकी वैल्यू क्या आएगी, cos 60 की वैल्यू कितनी आती है, 1/2 क्या आती है 1/2। तो आप यहाँ पे 1/2 लिख सकते हो, यही तो वैल्यू π/3 है, और ये आपका cos इनवर्स x/2 और इधर cos है प्यारे साथियों और y है। देखिए अब आपको cos इनवर्स x प्लस cos इनवर्स y sin इनवर्स x प्लस sin इनवर्स y इसका फॉर्मूला निकालता हूं, उनको याद कर लेना भाई साहब, पूछेगा एग्जाम में, आपके एग्जाम में ऐसे ही पूछेगा cos इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y।
ये आपके एग्जाम में पूछेगा, आपके एग्जाम में पूछेगा साइन इनवर्स एक्स प्लस का साइन इनवर्स वाई, आपके एग्जाम में यही पूछेगा, ठीक है। तो इसका क्या होगा, तो बस कोस इनवर्स एक्स वाई, अगर प्लस है तो माइनस और माइनस है तो साथ ही प्लस। देखिए साइन उल्टे चेंज हो जाते हैं कोस वाले फॉर्मूले में, और यहाँ पे आ जाएगा रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर रूट 1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है प्यारे साथियों। और यहाँ पर क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर, प्लस है तो प्लस साइन, माइनस है तो माइनस साइन, वाई रूट 1 माइनस का वाई स्क्वायर, सॉरी वाई रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये आपको दो फॉर्मूले याद करना। वैसे ये चार फॉर्मूले हैं, लेकिन मैं इसको एक और दो फॉर्मूले मानता हूँ, क्योंकि इससे पूछ सकता है प्यारे साथियों, ये तो अभी मैं बाद में डील करूंगा, लेकिन पहले इन फॉर्मूलों से भी कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है। जैसे मान लिया तो आपको दे दिया साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड, ठीक है, और आपको यहाँ पे कह दिया पाई बाई 2 है, तो आप वैल्यू बता दीजिए एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर प्लस का जेड स्क्वायर प्लस का 2x y जेड की वैल्यू बता दीजिए। ऐसे क्वेश्चन पूछता है। या तो आप इस पैटर्न से करो, पहले इन दो के साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y लगाओ, फिर आप जो आंसर आए उसको इसको इसमें जोड़ो, और बराबर पाई बाई 2 देगा तो साइन इनवर्स को इधर भेजो, या तो वैसे करो। तो देखिए ये 5 मिनट खा जाएगा, 5 मिनट खा जाएगा। क्या एग्जाम में पैटर्न यही होता है कि आप इस तरीके से करोगे? नहीं, थोड़ा सा बुद्धि भी लगानी पड़ती है, थोड़ी सी एग्जाम में प्रेजेंस भी रखना पड़ता है साथियों, है ना। उसके बाद में ये सारी चीजों का रिटर्न मिलता है। तो ये चीजें कब आएगी, इसमें फॉर्मूला नहीं लगाऊंगा, डायरेक्ट करूंगा। ये चीजें तब आएगी जब इनकी प्रैक्टिस होगी साथियों। क्या होगी? प्रैक्टिस होगी। प्रैक्टिस इज द मेन परफेक्ट, है ना। प्रैक्टिस ही आदमी को क्या बनाती है? परफेक्ट बनाती है। तो देखिए अगर मैं इसकी अगर वैल्यू क्या रख दूं, देखिए ये पाई बाई 2 कब देगा? साइन इनवर्स एक्स। आप बताओ, ये अगर इन तीनों को मैं बराबर मान लूं, अगर तीनों को अगर मैं बराबर मान लूं, एक्स वाई जेड को अगर बराबर मान लूं, मेरा क्या लग रहा है? मान लूं। अभी क्वेश्चन में तो कह नहीं रहा ना कि ये बराबर है, क्वेश्चन में तो कह नहीं रहा, तो मैं इनको बराबर मान लेता हूं, एक्स बराबर वाई बराबर जेड। तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? 3 साइन इनवर्स एक्स हो जाएगा, और बराबर क्या है? पाई बाई 2। तो साइन इनवर्स एक्स बराबर क्या हो गया? पाई बाई 6। एक्स की वैल्यू क्या आ गई? 1/2, 1/2। तो आप इसे कहो कि सर एक्स की वैल्यू भी हमारे पास में 1/2 आई है, ये भी y की वैल्यू भी 1/2 है, और z की वैल्यू भी 1/2 है। तो अगर sin इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2 प्लस sin इनवर्स 1/2, ये कितना हो गया? पाई बाई 6। ये कितना हो गया? पाई बाई 6। ये कितना हो गया? पाई बाई 6। जोड़ो 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 जोड़ो, 3 पाई बाई 6 और 3 पाई बाई 6 इनका पाई बाई 2 जो मिल रहा है ना, मिल रहा है। तो प्यारे साथियों x की वैल्यू आपके सामने आ गई। x की वैल्यू क्या है? 1/2। 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 प्लस का 2 into 1/2 into 1/2, ये आंसर होगा। इसका आंसर क्या हो गया? 3/4, है ना। इससे ये कैंसिल, प्लस का 1/2, और ये क्या हो गया? 1 हो गया। तो ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं प्यारे साथियों। अगर एक क्वेश्चन में आपको और कहने के लिए कहूँ कि आप बताइए tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर आपका पाई बाई 2 है, और मैं कहूँ कि आपको वैल्यू बतानी है एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड, तो आप कैसे बताओगे मेरे साथ में इसकी वैल्यू? तो वही है ना, आपको कह थोड़ी रहा है कि ये बराबर है, नहीं बराबर मान लो इनको, सभी को बराबर मान लो, इन तीनों को बराबर मान लो। तो तीनों को बराबर माने, एक्स को वाई को जेड को बराबर माने, तो मान लीजिए एक्स बराबर वाई बराबर जेड है। तो यहाँ से 3 tan इनवर्स एक्स भी हो सकता है, 3 tan इनवर्स वाई भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, पाई बाई 2 है। तो tan इनवर्स x की वैल्यू क्या आ गई है? दैट्स ऑफ पाई बाई 6 आ गई है। तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x की वैल्यू tan इनवर्स पाई बाई 6 यानी कि क्या आ जाएगी? 1/√3 आ जाएगी। tan बाई अरे tan इसकी वैल्यू 1/√3 है, तो आप कह सकते हो कि सर इस x की वैल्यू 1/√3 आ गई, इसकी 1/√3 आ गई y की वैल्यू, और इसकी वैल्यू 1/√3 आ गई। जब 1/√3 1/√3 1/2 पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6, तो ये क्या हो गया आपका? 3 पाई बाई 6, और 3 पाई बाई 6 क्या है? पाई बाई 2। तो वही आ रहा है ना, पाई बाई 2 आ रहा है ना। तो
तो आप x की वैल्यू क्या बना सकते हो, आप x की वैल्यू क्या आ गई है 1/√3 और y की वैल्यू भी क्या आ गई है 1/√3 और z की वैल्यू भी क्या आ गई है कर सकते हो 1/√3। करो मल्टीप्लाई 1/√3 गुणा 1/√3 प्लस का 1/√3 गुणा 1/√3 प्लस का 1/√3 गुणा 1/√3। प्यारे साथियों ये क्या हो गया 1/3, ये प्लस का 1/3, ये क्या हो गया 1/3 और इसको आंसर करोगे तो बना जाएगा। ठीक है, अगर अब भी किसी के पल्ले नहीं पड़ा तो साथियों अगर ऐसा क्वेश्चन अगर आपको दिख जाए तो चांस ये है कि 1 लगा देना, 0 भी हो सकता है, 0 भी आ सकता है ऐसे क्वेश्चनों का। मैं तो यही करूंगा कि इसको निकालो ऐसे, अगर ऐसे नहीं निकाल पा रहे हो तो टाइम लेके ऐसे निकालो, कैसे भी निकालो उत्तर निकालो। अगर फिर भी अगर लग रहा है कि नहीं तीसरे चौथे के अगर तुक्का देना है तो आप या तो 0 पे दे या 1 के दे, बाकी तुक्का ना देकर साथ तो 1 या 2 के ही तुक्का दे दे, क्योंकि इनकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा है। ऐसे क्वेश्चनों में यही आ रहे हैं। अभी 2 क्वेश्चन हमने सॉल्व किए, दोनों ही इसे आ रहे हैं। अब यार साथियों मेन क्वेश्चन पर आते हैं। मेन क्वेश्चन क्या था, y बराबर cos π/3 प्लस का cos इनवर्स x/2। देखिए यहाँ पे अगर मैं कह रहा हूँ cos थीटा तो यहाँ पे थीटा की वैल्यू रखते हैं तो कोई अक्षर मिलता है, लेकिन मान लीजिए कि मैं यहाँ पर अक्षर संख्या लिख रहा हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे यहाँ पे कर साथियों क्या मिलेगा आप बताओ। अगर मैं यहाँ पे आप बताओगे कि मैं अगर cos 1 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, cos इनवर्स 1 लिख रहा हूँ तो इसका मतलब क्या है, अब थीटा आएगा, है ना। अब क्या आएगा मेरे साथियों, अब आपके सामने थीटा आ जाएगा, क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। ठीक है, तो अब आपके सामने कर साथियों थीटा आ जाएगा। कैसे होता है, तो cos थीटा बराबर मान लीजिए x है तो cos इधर जाएगा तो इनवर्स x बराबर थीटा, तो यानी कि आपने अक्षर डाला तो थीटा आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। ठीक है, और एंगल डाला तो अक्षर आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे π/3 है ना, तो इसको अब देखिए इससे मुझे ये बढ़ाना है, इसके अंदर तो cos है नहीं, तो इस फॉर्मूले से मुझे cos को गायब करना पड़ेगा और इसको सोल्व करना पड़ेगा। प्यारे साथियों मैं आपको एक बात बताता हूँ मैं आपको। देखिए प्यारे साथियों ये रस्सी अभी उलझी हुई है, ये रस्सी बिल्कुल उलझी हुई है, आप समझ रहे होंगे कैसे उलझी हुई है ना। अगर मैं इस पर वर्क नहीं करूंगा तो ये उलझी ही रहेगी, ये उलझी ही रहेगी, कभी सुलझेगी ही नहीं। लेकिन मैं ऐसी चीजों पर समय दूंगा, मैं इस पर समय दूंगा तो ये धीरे धीरे क्या होगी, धीरे धीरे क्या हो जाएगी प्यारे साथियों, ये सुलझने लग जाएगी और बिल्कुल सुलझ जाएगी और फाइनल हमारा आंसर भी आ जाएगा। लेकिन कब, जब मैं इस पर समय दूंगा, मैं इसको इम्प्रेस करूंगा, मैं इसको क्या करूंगा प्यारे साथियों, इसको सोल्व करने की प्रयास करूंगा, तब होगा ना। ऐसे तो ये उलझी ही रहेगी प्यारे साथियों, तो ये सोल्व नहीं होगी, समय देना पड़ेगा, तो मेहनत करनी पड़ेगी प्यारे साथियों। तो यहाँ पे ये तभी होगा, उस फॉर्मूले में चेंज करो तो मैं इसको लिख सकता हूँ प्यारे साथियों cos इनटू, इसको मैं लिख सकता हूँ प्यारे साथियों cos इनवर्स और cos इनवर्स π/3 पर क्या देता है 1/2, तो ये 1/2 इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ। तो इसकी वैल्यू π/3 है और ये cos इनवर्स x/2। अब देखिए थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा, तो प्यारे साथियों y बराबर cos, अंदर फॉर्मूला लगाऊंगा cos इनवर्स का प्लस है तो आप बोलेंगे जी x इनटू y, तो ये हो जाएगा x/2, क्या हो जाएगा x/2 माइनस का साइन आएगा √1 माइनस का 1/4 √1 माइनस का x²/4। कर साथियों इसको ही सोल्व करना पड़ेगा, cos से cos इनवर्स कट जाता है, y बराबर x/4 माइनस का √3/2, डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्यारे साथियों 4 - 1 √3/4 तो बाहर आ गया। ठीक है, ऐसे ही क्या आ जाएगा आपका 4 माइनस का x²/2। अब देखिए नीचे लघुत्तम 4 आ रहा है प्यारे साथियों, तो y बराबर x माइनस का √3 इंटू 4 माइनस का x²/4 आ जाएगा। इस 4 को इधर भेज दूंगा तो क्या साथियों 4y बराबर x माइनस का √3 इंटू √4 माइनस का x²। देखिए प्यारे साथियों अब मुझे यहाँ पे रूट हटाना है भाई, कैलकुलेशन सेलेक्ट करने के लिए रूट हटाना पड़ेगा। तो अभी मैं दोनों ओर स्क्वायर नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि अगर मैंने दोनों ओर स्क्वायर कर दिया प्यारे साथियों तो ये तो फिर से रूट बनेगा, 2ab से रूट बन जाएगा, तो फिर कैलकुलेशन और बेकाबू हो जाएगी, जितनी है उससे भी बेकाबू हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं इस अक्ष को उधर भेज देते हैं और फिर स्क्वायर करते हैं, तो 4y माइनस का x बराबर माइनस का √3 √4 माइनस का स्क्वायर, क्योंकि अब स्क्वायर करेंगे तो इधर भी आपका स्क्वायर से रूट हट जाएगा और इधर तो रूट
ही नहीं। इस 3 को भेजो या मत भेजो कोई बात नहीं, अब स्क्वायर कर दो प्यारे साथियों, इस ट्रिग्नोमेट्री का क्या कर दो, स्क्वायर कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो स्क्वायर करते हैं प्यारे साथियों, तो यहाँ पे हो जाता है 16y² प्लस x² माइनस का 8yx। ठीक है, a² प्लस b² माइनस का 2ab। इधर करेंगे तो प्यारे साथियों माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 × 4 माइनस का x² प्यारे साथियों। देखिए 16y² प्यारे साथियों प्लस का x² माइनस का 8yx प्यारे साथियों, और उधर हो गया प्यारे साथियों 12 माइनस का 3x²। ठीक है, अब देखिए इनको अगर इधर भेजते हैं, क्योंकि उधर है तो उधर भेजो, ज्यादा उधर है तो उधर भेजो। 16y² प्लस का x² माइनस का 8yx माइनस का 12 प्लस इधर जाएगा तो प्लस 3x² बराबर 0। तो प्यारे साथियों ये और दो जुड़ जाएंगे, ये 4x² हो गया, तो 16y² प्लस का 4x² माइनस का 12 प्यारे साथियों माइनस का 8yx। अब देखिए इसमें सभी में सोल्व और कर सकते हैं, क्योंकि सभी में आपका 4 का भाग जा रहा है, तो ये 3 बार जा रहा है, सॉरी 4 का भाग कितनी बार जा रहा है, 4 बार y² प्लस का x² माइनस का 3 माइनस का 2yx बराबर 0। और अब प्यारे साथियों यहाँ से मैं इसको अब देखिए अब देखना पड़ेगा कि किस फॉर्म में बदलवा रहा है, क्योंकि अब बदलेगा तो इस फॉर्म से ही बदलेगा। तो इस फॉर्म में बदला रहा है, यानी कि 3y² को अलग बैठा रहा है, तो हम भी इसको दो टुकड़ों में तोड़ते हैं। 3y² प्लस y² तोड़ सकते हैं, 4y² को 3y² प्लस y² और ऐसा का आगे देखिए ऐसा लिख देते हैं। ठीक है प्यारे साथियों, अब देखो प्यारे साथियों ये क्या हो गया, x² प्लस y² माइनस का 2ab, तो ये 3y² प्लस का y माइनस x का होल स्क्वायर और माइनस 3 बराबर 0। प्यारे साथियों वैल्यू किसकी पूछ रहा है, इस चीज की वैल्यू पूछ रहा है, तो y माइनस का x का होल स्क्वायर प्लस का 3y² बराबर 3। देखिए यहाँ पर x माइनस y है, तो स्क्वायर के अंदर x माइनस y हो या y माइनस x हो, है ना। जैसे अगर मैं कहूँ 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे 1, मैं कहूँगा 2 माइनस 1 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो आप बोलेंगे। तो स्क्वायर के अंदर कुछ भी हो, है ना, तो इसकी वैल्यू क्या आ रही है, फाइनल आंसर 3 आ रही है, तो ऑप्शन हो जाएगा 3। तो इस क्वेश्चन से हमने बहुत कुछ सीखा है कर साथियों, कहीं ना कहीं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का हमने 15% सीख लिया है इसी क्वेश्चन से। क्यों? क्योंकि हमने ये फॉर्मूले भी सीखे हैं, इनका कैसे एग्जाम में इंप्लीमेंट होता है वो भी सीखेंगे, तो सारा हमने सीखा। हमारा ये मकसद नहीं कि मैं आऊँ और करवा के चला जाऊँ। तो अब मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक अलविदा करते हैं, और नेक्स्ट क्लास में भी हम ज़बरदस्त यहाँ पे तैयारी करने वाले हैं प्यारे साथियों। और याद रखना कि जुनून जोश होता है वो बरकरार रहता है, तभी हिम्मत मेहनत और सफलता मिलती है प्यारे साथियों। ठीक है, सफलता तभी मिलती है। आप देखिए अगर मेहनत से अगर आप अपने आप को निखारना चाहते हो, तो असली निखारपन तो मेहनत वाला ही है। आजकल जो जमाने में जो आ रही है, जो फेयर एंड लवली, बोरोप्लस, तो उनसे आप अच्छा निखार नहीं पाओगे। एक सुंदरता का निखार होता है, एक मेहनत का निखार होता है। सुंदरता का निखार मौसम के बदल जाने पर बदल जाता है, लेकिन मेहनत का निखार प्यारे साथियों मौसम के बदल जाने पर भी चमकता है। तो इसलिए याद रखना कि जो मेहनत वाला जो सुंदरता है वो आपको अपने अंदर लानी है, और मेहनत करते चले जाना है ना। मेहनत से ही सभी संभव है प्यारे साथियों, है ना। मेहनत बिना कुछ भी नहीं है, और मेहनत से ही सब संभव है। तो मेहनत के बिना कुछ भी नहीं है, और मेहनत से ही सब संभव है। तो वाह क्या बात है। अब मिलते हैं प्यारे साथियों नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपनी जो शेड्यूल है उसको बरकरार रखिए, अपने जो टाइम टेबल है उसको मेंटेन रखिए, और जय हिंद जय भारत।